ओम शांति। जब भी हम आसन की शुरुआत करते हैं तो 3 बार ओम का उच्चारण, ओम की ध्वनि करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर 3 बार ओम का उच्चारण करें, उसके बाद फिर हम आसन की शुरुआत करेंगे। ओम के उच्चारण करने से हमारे शरीर के अंदर सेरोटोनिन, डोपामिन केमिकल निकलते हैं, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो आइए हम सब मिलकर एक साथ ओम की ध्वनि करेंगे। लंबा गहरा श्वास लीजिए। एक और बार लंबा गहरा श्वास। एक और बार लंबा गहरा श्वास लें। दोनों हाथों को ऐसे तेजी के साथ रब कर दें। 10 सेकेंड के लिए रब करेंगे। थोड़ा सा फास्ट करें। आंखों के ऊपर लगाएं, चेहरे के ऊपर लगाएं। अष्टांग योग के अंतर्गत आसन की स्टेज तीसरी बताई है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आसन की जो तीसरी स्टेज है, जो आसन करके हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आसन टोटल जो होते हैं वो 84 आसन, 84 आसन ग्रंथों में और अष्टांग योग में बताए हैं, जिनको करके हमारा शरीर को हम स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन अब 84 आसन तो कोई कर नहीं सकता। तो उन्होंने जो योग में जिन्होंने रिसर्च करी है, भारतीय योग चिकित्सकों ने, जो चिकित्सक हैं जिन्होंने पीएचडी में योग के ऊपर बहुत काम किया है, आसनों के ऊपर बहुत काम किया है, उन्होंने रिसर्च करी है और रिसर्च में पाया है कि 84 आसन तो हम लोग कर नहीं पाएंगे। तो उन्होंने बताए हैं 30 से 32 आसन जो हम हमारी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। और हमारी दिनचर्या में शामिल करने के बाद अगर हम रेगुलर इन आसनों का अभ्यास करें तो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी रोग नहीं रहेगा। अभी वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा अगर कोई समस्या हो रही है तो वो पोस्चर खराब हो रहा है, स्पाइन से संबंधित प्रॉब्लम हो रही है, कमर दर्द, पीठ में दर्द, गर्दन में दर्द, घुटनों में दर्द। तो ऐसी समस्याएं हमारे शरीर में गलत बैठने से हो रही है। तो आज हम ऐसे योगा आसन का डेमो देंगे और आप लोगों को कुछ कुछ आसन कराएंगे, जिससे कि आप अपनी दिनचर्या में उसको शामिल करके अपने आप को, अपनी स्पाइन को हेल्दी करेंगे। अपनी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको बिल्कुल फ्लेक्सिबल बनेगी इन आसन के माध्यम से। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले खड़े होकर के करने वाले आसन से। तो खड़े हो जाइए सभी। तो खड़े होकर के सभी आसन कर सकते हैं। सबसे पहले हम गर्दन से शुरू करेंगे। जब भी हम आसन की शुरुआत करते हैं तो गर्दन से करते हैं। तो दोनों पाँव में सिर्फ शोल्डर जितना गैप रखिए, शोल्डर जितना। अपने जो शोल्डर है, जब भी आप खड़े हों तो शोल्डर जितना ही गैप रखें आप। धीरे धीरे गर्दन को राइट साइड ले जाएं, गर्दन को राइट साइड लेकर के जाएं और फील करें। थोड़ा और प्रेस करें और प्रेस करें और बस रोक करके रखें।
रोक करके फील करना है, जो खिंचाव आ रहा है उसको फील कीजिए कि हमारा जो गर्दन है वो रिलैक्स हो रही है। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे अपोजिट साइड लेकर के जाएं, दूसरी साइड लेकर के जाएं। बिल्कुल धीरे धीरे करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है, फास्ट नहीं करना है, शोल्डर का मूवमेंट नहीं करना है, बिल्कुल आराम आराम से। क्योंकि आसन का अर्थ होता है स्थिरम सुखम आसन। आसन हमेशा फास्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल धीरे धीरे करना चाहिए। धीरे धीरे दूसरी साइड रोक करके रखें, धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाएंगे, धीरे धीरे, बिल्कुल भी झटका नहीं देना है गर्दन के ऊपर, बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर ले जाइए और ऊपर ले जाइए। फील कीजिए हमारे गले के ऊपर जो थायराइड ग्लैंड्स होता है उसके ऊपर खिंचाव आ रहा है, उस खिंचाव को महसूस कीजिए। उस थायराइड ग्लैंड में से खिंचाव आने से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है, फील करते जाएं। जितना आप खिंचाव डालेंगे उतना थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा, जिससे कि जिसको थायराइड होता है उसके लिए यह एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। लेकिन होल्ड करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। धीरे धीरे वापस स्लो पोजीशन में धीरे धीरे आते जाएं। अब गर्दन को धीरे धीरे नीचे ले जाएं और नीचे ले जाएं, गर्दन धीरे धीरे नीचे लेके जाएं। अब गले आगे की तरफ दबाव डालना है और पीछे गर्दन की तरफ खिंचाव डालना है। आगे झुकना नहीं है, केवल गर्दन को झुकाएंगे और रोक करके रखेंगे। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस। ये गर्दन की एक्सरसाइज आप सुबह, दोपहर और शाम जल्दी जल्दी नहीं करना है, केवल होल्ड करना है। 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, जितना आप होल्ड करेंगे उतना हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा। अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे तो जल्दी जल्दी करने से उसका फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि आसन का अर्थ होता है स्थिरम सुखम आसन। जितना आप स्थिरता पूर्वक करेंगे, वो जितना होल्ड करेंगे उतना बेनिफिट मिलेगा। अब हम शोल्डर, जिनको फ्लोजन शोल्डर हो जाता है, जिनके शोल्डर जाम हो जाते हैं, हाथ प्रॉपर उठता नहीं है, उनके लिए बता देता हूँ। बताने के पहले एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। जब भी आप गर्दन को रोटेशन करो तो आपको रोटेशन करना बंद करना, अगर आप करते हैं तो। जैसे ये आप घुमाते हैं ना, तो ये नहीं घुमाना है इसको। क्लॉकवाइज बहुत सारे जब योगासन करते हैं तो राइट साइड, लेफ्ट साइड, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो वो नहीं करना। केवल राइट साइड, लेफ्ट साइड और ऊपर और नीचे, बस 2 एक्सरसाइज, वो भी होल्ड करते हुए। फास्ट नहीं करना है। बने आप 2 से 3 बार ही करो, ज़्यादा बार करने की ज़रूरत नहीं है। केवल 2 बार, 3 बार, 5 बार बस। लेकिन आपको 10-10 सेकेंड होल्ड करना है। तभी हमारी ये जो पीछे का हिस्सा है, जिसको हम कहते हैं सर्वाइकल, सर्वाइकल में 7 वर्टिब्रा होते हैं, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। तो 7 वर्टिब्रा के अंदर जब हम होल्ड करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी आती है, और फ्लेक्सिबिलिटी आती है तो हमारी गर्दन दर्द नहीं होती है। चलो अगला हम करेंगे फ्लोजन शोल्डर के लिए। दोनों हाथ शोल्डर पर रखें, ऐसे 5 बार आगे ले जाना है और फिर पीछे लाना है 5 टाइम, बस आराम आराम से मेरी काउंटिंग के साथ। 1 2, पूरा पीछे ले जाएं और पूरा आगे लाएं। 3 4 5। हाथ वहीं रखें अभी। अब 5 बार ऐसे ऊपर लेकर के जाएं और फिर नीचे लेकर के जाएं। 1 2 3, पूरा ऊपर और पूरा नीचे। 4 5। अब शोल्डर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है 5-5 बार। ऐसे क्लॉकवाइज पूरा घुमाए, कोनी से कोनी टच करते हुए। एल्बो से एल्बो टच कीजिए, ये देखिए एल्बो से एल्बो टच करते हुए पूरा रोटेशन करना है। 1 2
3 4 और 5। बहुत बढ़िया। उल्टा घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, हाथ नीचे नहीं करना है। 1, पूरा घुमाइए, 2 3 4 5। अब रिलैक्स। ये शोल्डर के लिए, इससे कभी भी आपके शोल्डर में फ्लोजेन शोल्डर नहीं होगा, आपका शोल्डर जाम नहीं होगा, स्टिफ नहीं होगा। शोल्डर में भी रोटेटर कफ इंजरी होती है, रोटेटर कफ में प्रॉब्लम होती है, फ्लोजेन शोल्डर होता है, हाथ प्रॉपर उठता नहीं है ऊपर। उसके लिए ये शोल्डर की एक्सरसाइज प्रतिदिन करना चाहिए। अब शोल्डर के बाद हम आसनों के ऊपर आ जाते हैं। तो जैसा मैंने बताया है, टोटल 30 से 32 आसन होते हैं जिसको करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो सबसे पहला आसन जहाँ से हमें आसन की शुरुआत करना चाहिए, उस आसन का नाम है ताड़ासन, जिसको होल्ड करना है। दोनों हाथ सामने से ऊपर उठाइए, सामने से, अभी सामने हाथ ऊपर। अब जैसे ही हाथ ऊपर उठेंगे वैसे ही एडी को ऊपर उठाना है। जैसे हाथ ऊपर उठेंगे धीरे धीरे ऊपर उठाते जाओ, एडी को ऊपर उठाते जाइए। बहुत बढ़िया। अब दोनों हाथ का लॉक बनाइए और ऊपर स्ट्रेस करके कम से कम 20 सेकेंड होल्ड करना है। और फील करो, फील अपना ध्यान हमारे उस खिंचाव को महसूस करो जहां आ रहा है। हमारे मन को शरीर से जोड़ करके रखें और फील करें किस मसल्स के ऊपर खिंचाव आ रहा है, किस वर्टिब्रा के ऊपर खिंचाव आ रहा है, कहाँ कहाँ खिंचाव आ रहा है, उसको फील करो। देखो हमारे शोल्डर रिलैक्स हो रहे हैं, हाथों की उंगलियां, एल्बो, कमर के एक एक पार्ट, एक एक वर्टिब्रा। अभी वापस नहीं आना है, थोड़ा सा और, थोड़ा सा तब कराऊंगा आपको मैं 5 सेकंड के लिए और। 5 4 3 2। धीरे से वापस लाक को खोलो, पहले लाक को खोलो, हाथ की हथेलियां आमने सामने, सामने से लेके आए और धीरे से रिलैक्स, रिलैक्स करें, लंबा गहरा श्वास लें। अगर इस आसन को हम सुबह और शाम 20-20 सेकंड करते हैं, केवल 20 सेकंड सुबह और 20 सेकंड शाम को होल्ड करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। आसन का अर्थ ही है स्थिरम सुखम, जिसमें आपकी स्थिरता बनी रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे, वो आसन कहलाता। तभी हमें आसन का लाभ मिलता है। तो ताड़ासन करने से क्या होता है, ताड़ासन करने से हमारी जो स्पाइन है उसमें 33 वर्टिब्रा होते हैं, गर्दन, पीठ और कमर, जहाँ की हमारे तीनों जगह जॉइंट होते हैं। तो उन जॉइंट में उनको आराम मिलता है। हमारे 33 वर्टिब्रा को क्या मिलता है, आराम मिलता है। हमारी पूरी स्पाइन जो है शॉकअप का काम करती है। जो दिन भर हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, उतरते हैं, पैदल चलते हैं, फिर सोफे पे बैठते हैं, फिर ध्यान करते हैं, फिर बाबा को याद करते हैं, तो कहीं ना कहीं स्पाइन का बहुत बड़ा रोल होता है। इसकी वजह से फिर बैक पेन होना शुरू होता है, क्योंकि हम स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं, आसन नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा अगर हम प्रतिदिन आसन का अभ्यास करेंगे तो हमारा शरीर बहुत फ्लेक्सिबल रहेगा, लचीलापन रहेगा। तो जब शरीर में लचीलापन रहेगा तो हमारा पूरा शरीर निरोगी रहेगा, उसमें कोई रोग नहीं होगा। पहला सुख निरोगी काया। तो हमारा जब शरीर निरोगी रहेगा तो हम ध्यान और हमारी साधना में हम और आगे बढ़ेंगे। दूसरा आसन हम करेंगे अर्धकटी चक्रासन। इस आसन का नाम है अर्धकटी चक्रासन। इसको इंग्लिश में कहते हैं साइड स्ट्रेचिंग। दोनों पैर मिला लीजिए पास पास, दोनों पैर पास पास एकदम चिपका लो, दोनों पैर को चिपका लो। अब राइट हाथ को ऊपर उठाएंगे, राइट हाथ को केवल ऊपर उठाएंगे, अभी इतना। हाथों को पलटाएंगे, कान से चिपकाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे, कोई जल्दीबाजी नहीं। और अपोजिट साइड झुक जाएंगे, साइड में झुक जाइए और फील करो। हाथ कोने से स्ट्रेट, ऐसे सीधा रखो, सीधा सीधा, बहुत बढ़िया। अब एक तरफ दबाव आ रहा है और एक तरफ खिंचाव आ रहा है, उसको फील करो। देखो एक तरफ तो खिंचाव आ रहा है और एक तरफ दबाव आ रहा है, तो उस दबाव और खिंचाव को अनुभव करना है केवल 20 सेकंड के लिए। फील करो हमारा शरीर रिलैक्स हो रहा है इस आसन करने से,
अर्धकटी चक्रासन, साइड स्ट्रेचिंग, हमारी पूरी स्पाइन रिलैक्स हो जाती है। दोनों पाँव के ऊपर बॉडी का वेट बराबर रखना है, बैलेंस बना करके रखना है और थोड़ा सा 10 सेकेंड के लिए और होल्ड करना है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। धीरे धीरे वापस, जैसे गए वैसे ही वापस आना है। हाथ सीधा, फिर धीरे धीरे नीचे लाएंगे, फिर पलटाएंगे, फिर धीरे से नीचे रख लेंगे। सेम साइड अपोजिट साइड करेंगे, उठाएंगे, पलटाएंगे और ऊपर उठाएंगे, पूरा स्ट्रेच करेंगे और अपोजिट साइड होल्ड करेंगे। खिंचाव को महसूस करो, खिंचाव डालना है, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाना है हल्का सा, जहाँ तक आप स्थिरता पूर्वक रुक सको 20 सेकेंड उतना बढ़ाना है आपको। फील करो दोनों पाँव के ऊपर बॉडी का वेट बराबर रखें, शरीर का पूरा वजन है दोनों पाँव के ऊपर, उसको बराबर मात्रा में रखना है और रोक करके रखना है और फील करना है। अब जिस तरफ खिंचाव आ रहा है उस तरफ जब हमने पहले करा था तो दबाव आया था। धीरे धीरे वापस स्लो पोजीशन में, हाथ सीधा, फिर धीरे धीरे नीचे लाएंगे, नीचे लाने के बाद हाथ को पलटाएंगे, फिर रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे। ये सेकेंड नंबर का आसन है अर्धकटी चक्रासन। हम बहुत सिलेक्टेड आसन करेंगे, लेकिन बस यही आसन अगर आप रेगुलर अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो आपकी पूरी स्पाइन हेल्दी रहेगी। तो पहले तो ताड़ासन हो गया, फिर अर्धकटी चक्रासन हो गया जिससे हमने साइड स्ट्रेचिंग करी। इससे होता क्या है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज होती है। इंटरनल ऑर्गन्स यानी लीवर, पेनक्रियास, हार्ट, लंग्स, किडनी, इन सब की मसाज होने के कारण जब हम उसमें होल्ड करते हैं ना 20 सेकेंड, तो 20 सेकेंड में इसकी मसाज होती है। अगर हम जल्दी जल्दी करेंगे तो मसाज नहीं होगी, और मसाज नहीं होगी तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, हार्मोन्स का सिक्रेशन नहीं होगा। तो जब हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा फिर ब्लड सर्कुलेशन होगा, उसके लिए हमको होल्ड करना पड़ेगा। अगला आसन हम करेंगे ट्विस्टिंग वाला आसन, जिससे कि हमारी बॉडी की ट्विस्टिंग हो। ऐसे दोनों हाथ सामने, दोनों पाँव में शोल्डर जितना गैप करें। इसमें त्रिभुज कटी चक्रासन, धीरे धीरे राइट साइड ले जाएं, बिल्कुल धीरे धीरे, गर्दन सामने रखें, गर्दन का इसमें मूवमेंट नहीं करना है, सामने रखें गर्दन और ट्विस्टिंग बढ़ाते जाएं और बढ़ाएं। वेरी गुड। और फील करो, जब आपका मन शरीर से जुड़ेगा और आप फील करोगे कि किस मसल्स के ऊपर खिंचाव हो रहा है, तो वहाँ हमारा ध्यान जाएगा और वो मसल्स एक्टिवेट होगी। और जाइए और थोड़ा सा ट्विस्ट कीजिए, बहुत बढ़िया। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे वापस सामने सामने आ जाइए। सामने आने के बाद अपोजिट साइड जाएंगे और जाएंगे। गर्दन सामने, गर्दन सामने, गर्दन सामने करके रखिए, बहुत बढ़िया। गर्दन पीछे रखेंगे, जब हम गर्दन को पीछे ले जाते हैं तो थोड़ा सा चक्कर जैसा लगता है। श्वास नॉर्मल रखिए, आप श्वास लेते रहो, श्वास नॉर्मल जैसी चल रही बस चलने दो, ना ज़्यादा लंबी गहरी लेना है ना रिलैक्स रखना है। श्वास को नॉर्मल, कम बैक, धीरे धीरे वापस। इसको श्वास के साथ भी करते हैं रिलैक्स, इसको श्वास के साथ भी करते हैं, लेकिन वो बहुत एडवांस लेवल होता है, उसके लिए आसन में स्थिरता चाहिए। जब आसन में स्थिरता आ जाएगी तो फिर ब्रीथिंग के साथ करते हैं कि श्वास लेते समय आइए, फिर श्वास छोड़ते समय जाइए। वो श्वास का खेल तब होता है, लेकिन उसके लिए हमको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगी। अच्छी प्रैक्टिस होगी, अच्छे आसन लगेंगे, स्थिरता पूर्वक आसन लगेंगे, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, तो फिर ब्रीथिंग के साथ करेंगे। चलिए अगला आसन हम करेंगे बैकवर्ड बेंडिंग यानी हस्त उत्तान आसन। दोनों पाँव में शोल्डर जितना गैप करिए, शोल्डर जितना, कमर पे हाथ रख करके पीछे झुक जाइए, पीछे हल्का सा झुकिए, गले के ऊपर खिंचाव डालिए, चेस्ट के ऊपर खिंचाव डालिए और 20 सेकेंड होल्ड। फील करो हमारे गले के ऊपर खिंचाव आ रहा है, चेस्ट के ऊपर खिंचाव आ रहा है, पेट के ऊपर खिंचाव आ रहा है, उसको फील करते जाएं, अनुभव करते जाएं। 10 सेकेंड,
9, 8, 7, आना नहीं है, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। अभी हमारी पूरी छाती के ऊपर खिंचाव आया, छाती के ऊपर खिंचाव आया मतलब लंग्स और हार्ट के ऊपर खिंचाव आया। तो हमारे हार्ट के अंदर जो छोटी छोटी आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, उनके ऊपर खिंचाव आया तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हुआ, इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज हुई अगर हमने होल्ड करा तो। अगर होल्ड नहीं करा तो मसाज नहीं होगी, और मसाज नहीं होगी तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा तो उसके फंक्शन प्रॉपर काम नहीं करेंगे। जैसे किसी को अस्थमा है और ये दिन में 3 बार करें होल्डिंग के साथ में, तो अस्थमा में उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि उसका पूरी छाती एक्सपांड हो रही है, मतलब उसकी जो लंग्स की क्षमता है वो चौड़ी हो रही, तो चौड़ी होगी तो हवा भराएगी ज़्यादा से ज़्यादा, और हवा भराएगी तो वो उसकी ब्रीथिंग जो भराती है, श्वास फूलती है, वो नहीं भराएगी। अब हम पीछे झुके तो एक बार हम थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे हल्का सा, तो दोनों हाथ ऊपर करें। जिनको हर्निया, हाँ हर्निया वाले झुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हल्का सा बैठ करके आप झुकिए, आगे झुकिए, फॉरवर्ड बेंडिंग सामने देखते हुए हल्की धीरे धीरे आगे झुकिए, अपने अंगूठे को टच करिए। जैसी जैसी आपकी शरीर की क्षमता है रोक करके रखिए, कीजिए। बहुत अच्छा आसन है, इससे पूरी आपकी रिलैक्स होगी, लेकिन इसमें घुटनों से पाँव सीधे रखना है। अगर आपने घुटनों से पाँव मोड़ लिए तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। जो हमारे कमर की एक, और गर्दन सामने रखिए, गर्दन सामने, सामने देखो और आगे झुको, रोक करके रखें, फील करो गर्दन से लेके पूरी स्पाइन तक एक एक वर्टिब्रा के ऊपर खिंचाव आ रहा है। आने दो, धीरे से सपोर्ट से वापस आ जाएं, धीरे धीरे वापस आ जाइए, धीरे धीरे रिलैक्स। अब इसके बाद हम अगला आसन, अगर जिनको कमर दर्द में बहुत ज़्यादा मेजर समस्या है, जिनको गैप ज़्यादा हो गई है, हर्निएटेड डिस्क हो गई, मतलब डिस्क खसक गई है, गादी अपनी जगहों पे से खसक जाती है, तो हम फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं कराते हैं फिर, क्योंकि हमारा जो पूरा काम है वो पेशेंट को उसके अकॉर्डिंग, पेशेंट के हिसाब से फिर हम उसको योग कराते हैं, तो उसको अच्छा रिजल्ट मिलता है। जैसे किसी को स्लिप डिस्क हुई, किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, तो हम वही एक्सरसाइज कराएंगे, वही आसन कराएंगे जिससे कि वो ठीक हो जाए। और कहीं पेशेंट है जो स्लिप डिस्क के, सर्वाइकल के और घुटनों के दर्द के ठीक हो चुके हैं आसन करने से, लेकिन सही तरीके से। गलत तरीके से अगर आप गलत एंगल के साथ में आप करेंगे तो वो लाभ नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। तो सही एंगल के साथ हम आसन का अभ्यास करते हैं, जैसे हमने करा, ये सही तरीका है, एकदम प्रॉपर। हमने कहीं से भी शुरू नहीं करा है, एकदम ताड़ासन करा, फिर साइड करा, फिर बैकवर्ड फॉरवर्ड करा, फिर ट्विस्टिंग करी, तो एकदम सीक्वेंस है ये आसनों की। शुरुआत यहाँ से करना है, खड़े होकर के करने वाले आसन, फिर पीठ के बल, फिर पेट के बल, फिर बैठ करके, तो ऐसी सीक्वेंस है। इसी से हमारा अलाइनमेंट बैलेंसिंग अच्छा होता है। अब हम अगला आसन करेंगे घुटनों के लिए, चेयर पोज। जैसे हम चेयर पे बैठते हैं वैसे ही बैठना है। उसके लिए पहले हम थोड़ा वार्म अप कर लें घुटनों का, तो दोनों हाथ घुटनों पे रखिए और घुटने को आगे पीछे 10 बार करेंगे ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दोनों हाथ सामने रख करके चेयर पोज में होल्ड करेंगे, थोड़ा सा चेयर पोज में आ जाइए। ये इसमें कोशिश करें होल्ड करने की 10 सेकंड, इससे आपके लिगामेंट्स में मजबूती आएगी। प्रेशर को फील करो जो हमारे घुटनों में आ रहा है, थोड़ा सा 10 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। अभी क्या प्रैक्टिस में नहीं है ना, वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम रोज करेंगे तो 3 महीने के बाद में ये आसन आपको कोई दर्द नहीं देगा, क्योंकि स्थिरता आ जाएगी। हाँ, दीवार के सहारे भी कर सकते हैं, सपोर्ट से भी आसन कर सकते हैं। अगर आप नहीं झुक पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो किसी का सपोर्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये खड़े होकर के आसन हो गए। अब हम कुछ आसन करेंगे, कुछ ऐसे आसन आपको बताने जा रहा हूँ, आप बैठ जाइए।
आपको केवल देखना है। और जब आप रात को सोने जाओ या सुबह जल्दी उठो तो पहले स्ट्रेचिंग करना है। स्ट्रेचिंग करने से थोड़ा सा आपको बॉडी आपकी फ्री हो जाएगी, फिर आपको वॉकिंग करने में, बैठने में, मेडिटेशन करने में आपको बड़ा एक फ्लेक्सिबिलिटी और फिर शरीर में कोई रोग नहीं होगा। चलिए आप लेट जाइए पीठ के बल, हाँ लेट जाओ धीरे से। सबसे पहले अब जब भी आप रात को सो, खाना खाने के 3 घंटे बाद आप हल्की हल्की स्ट्रेचिंग करो। राइट पाँव को घुटनों से मोड़ो और दूसरे लेफ्ट पाँव के ऊपर रखो, लेफ्ट पाँव के ऊपर, हाँ ऐसा। दोनों हाथ सीधा कर लो और इस पाँव को इस साइड लेके आओ, अपोजिट साइड। ये अपने खुद से पलंग पे करो, कुछ जरूरी नहीं कि नीचे जमीन पे करना जरूरी है। जहाँ आप सो रहे हो वहीं हल्की सी स्ट्रेचिंग करके 20 सेकेंड होल्ड करना है। कितने सेकेंड होल्ड करना है? 20 सेकेंड। हाँ तकिए का सपोर्ट ले सकते हैं आप, सपोर्ट से करो। देखो एक हाथ रख करके थोड़ा थोड़ा कोशिश करो दबाने की उस साइड, ये खुद से नहीं। ये पीछे वाला जो पाँव है ये स्ट्रेट रहेगा, बस हल्की सी हमारी यहाँ की स्ट्रेचिंग करना हमको, अभी बैक की स्ट्रेचिंग करना है। तो ये बैक के लिए स्ट्रेचिंग है। तो हाँ घुटनों पे रखना। अगर आगे पीछे रखेंगे तो वो जिसको बोलते हैं ना, एक पोस्चर है जिसको अलाइनमेंट है वो सही नहीं होगा। अगर आप पीछे रखेंगे तो अलाइनमेंट दूसरे वर्टिब्रा पे चले जाएगा। हमको लंबर वाले भाग पर प्रेशर डालना है और उसकी स्ट्रेचिंग करना है। तो इसमें 20 सेकेंड होल्ड करना है। ये देखिए धीरे धीरे वापस स्लो पोजिशन में वापस आना है। धीरे धीरे पाँव सीधा, दूसरे पाँव को उठाइए, घुटनों के ऊपर रखिए और अपोजिट साइड लेकर के जाओ। ये कंफर्टेबल आराम आराम से अपने पलंग पर ही जब सोने जाए बस 5-7 स्ट्रेचिंग करी और फिर सो जाओ। ब्रीथिंग नॉर्मल, ब्रीथिंग का इसमें अभी कोई, अपन थेरेपेटिक बात कर रहे हैं। अभी हम थेरेपेटिक आसनों की बात कर रहे हैं। अगर हम पूरा योगासन कराते हैं सुबह 6 से 7 में योगासन की आप क्लास लेते तो उसमें फिर ब्रीथिंग से कराते हैं। अभी हम जिसको कमर दर्द होता है केवल उसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि नॉर्मल अगर हम स्ट्रेचिंग करके सोएंगे तो हमें बैक पेन नहीं होगा। इसमें 20 सेकेंड होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे वापस आना है। हाँ घुटनों के ऊपर रखा फिर सीधा करा। सबसे पहला आसन यहाँ करना है। दूसरा आसन इसी का दूसरा वेरिएशन, थोड़ा और ऊपर खिंचाव आएगा, फिर पीठ के ऊपर तक जाएगा फिर प्रेशर हमारा। अभी हमारा लंबर वाले भाग पे आया, अब थोरेसिक वाले भाग पर आएंगे हम। दोनों पाँव घुटनों से मोड़िए, हाँ राइट साइड और लेफ्ट साइड होल्ड करना है। ये ऐसा रोक करके रखना, जल्दी जल्दी नहीं करना, बस होल्ड करना है, मतलब स्ट्रेचिंग करना है। स्ट्रेचिंग का अर्थ होता है, आसन का अर्थ होता है, अब आप समझ ही चुके होंगे आसन का मीनिंग होता है स्थिरता। स्थिरता मतलब होल्डिंग। होल्डिंग मतलब आपको आराम से रोक करके रखना है, फास्ट नहीं करना है। फास्ट करोगे तो वो मतलब बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि जहाँ तक हमने रिसर्च करी है आसनों के ऊपर, उसमें होल्डिंग ही आपको स्थिरता लाएगी, होल्डिंग ही आपको बीमारी और रोग से दूर करेगी। क्योंकि अगर हम किसी के घर भी जाते हैं और गए और आ गए, बैठे नहीं, फटाफट गए और अंदर गए और वापस आ गए, तो वो ऐसा लगे अब गए और थोड़ी देर बैठे हैं 20 सेकंड 25 सेकंड 30 सेकंड, तो और फिर वापस आए तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा कि 30 सेकंड 40 सेकंड तो बैठे कम से कम। अब गए और आए मतलब यही वाले कि वहाँ तक ब्लड पहुँचे ही नहीं, उसके पहले वापस आ गए। तो होल्ड करा मतलब उस ऑर्गन्स तक ब्लड गया, ब्लड गया तो उसके फंक्शन प्रॉपर काम करे, और फंक्शन प्रॉपर काम करे तो हार्मोन्स का सिक्रेशन हुआ, बस वहीं तक हमको हार्मोन्स का सिक्रेशन मतलब 20 सेकंड होल्ड करना। धीरे धीरे वापस स्लो पोजीशन में, बस ऐसे 2 से 3 राउंड करना है, राइट और ये लेफ्ट 20-20 सेकंड। अब इसके बाद तीसरा नंबर का, ये पहले नंबर का तो आपको समझ में आ गया, फिर दूसरे नंबर का समझ में आ गया, तीसरे नंबर का दोनों पाँव घुटनों से मोड़ो, दोनों पाँव शोल्डर से दूर, सेतु बंद आसन जिसको हम कहते हैं आसनों में, ब्रिज पोज। कमर को ऊपर उठाना है, ये हाथ सीधा करके भी उठा सकते हैं और बीच में तकिया लगा करके भी उठा सकते हैं। धीरे से बीच में स्पाइन के नीचे तकिया रख लो ताकि झटके से नीचे नहीं आए, और रात को सोते समय करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह भी कर सकते हैं। खाना खाने, इसमें इतना कोई प्रेशर नहीं है, बहुत लाइट आसन है ये जो मैं बता रहा हूँ। खाना खाने के 1-2 घंटे बाद कर सकते हैं,
एक तो लाइट ही खाते हैं हम, बहुत ज़्यादा तो खाते नहीं है, तो एकदम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेवी खा लिया हो तो एक बात अलग है, लेकिन लाइट खाया है तो कर सकते हैं। हाँ, सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, दोनों टाइम कर सकते हैं रिलैक्स। जैसे कई बार क्या होता है कि माताएं हैं या बहनें किचन में कई समय तक खड़े रह करके काम करती है, सेवा करते हैं या फिर कंटिन्यू बैठे रहते हैं। जैसे जो बैंक में काम करते हैं या फिर जॉब करते हैं, दिन भर उनका बैठने का काम होता है, तो उनकी पूरी स्पाइन अकड़ जाती है, तो रात को सोते हैं तो बहुत स्टीफ हो जाती है। तो स्टीफ हो जाती है, अगर ये तो स्ट्रेचिंग कर ली और फिर सोए तो पूरी थकान स्पाइन की निकल जाएगी, फिर थकान नहीं होगी, फिर स्पाइन एकदम रिलैक्स हो जाएगी, नींद अच्छी आएगी, क्योंकि वो सेरोटोनिन निकलेगा ना, इसलिए। वापिस बताऊं? अच्छा, अभी पूरा ये योगासन आसन सारे करा दूं मैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, उसमें सारे क्वेश्चन आंसर को हम शॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। तो ये ब्रिज पोज हो गया। उसके बाद में एक एक पाँव को दबाइए पेट पे। पवन मुक्तासन जिसका नाम सुना हुआ आसन में आपने, पवन मुक्तासन का नाम सुना, लेकिन एक एक पाँव से स्ट्रेचिंग करना है, गर्दन मत उठाओ वो नहीं। अगर गर्दन में दर्द है, जिनको सर्वाइकल है, उनको गर्दन नहीं उठाना है, केवल ऐसे होल्ड करना है। इससे हमारे पूरे पेल्विक भाग की स्ट्रेचिंग होगी, जिससे कि दिन भर हम खड़े रहते हैं या कंटिन्यू बैठे रहते हैं तो ये पूरा जाम हो जाता है। तो इस पोजीशन में उसके ऊपर खिंचाव आएगा, खिंचाव आएगा तो फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, दर्द नहीं होगा। ऐसा रोक करके रखना है 20 सेकेंड 15 सेकेंड, जितना आप रोक सको। शुरुआत कम से कम 20 सेकेंड लगा सकते हैं चेस्ट पे भी। ये ये पवन मुक्तासन की फाइनल लेकिन जिनको गर्दन में दर्द है उनको नहीं उठाना है, रिलैक्स, पाँव सीधा, फिर दूसरे पैर से दबाओ, गर्दन उठाइए। जिनको गर्दन में दर्द नहीं है वो गर्दन उठा सकते हैं और धीरे धीरे वापस आइए। तो ये एक एक पाँव से करना पवन मुक्तासन। दो दो पाँव से भी कर सकते हैं, दोनों पाँव से भी करते हैं पवन मुक्तासन, दोनों पाँव से करके दिखाइए। लेकिन अपने को जो रेगुलर प्रैक्टिस करता है वो दोनों पाँव से भी कर सकता है। जो सुबह के समय करे तो ज़्यादा अच्छा, ये खाना खाने के 3 घंटे बाद भी वो वोमिटिंग जैसा होगा। पूरा खाना उसके लिए पूरा साफ होना चाहिए, पेट साफ हो उसके बाद करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये खाली पेट करना चाहिए। तो ये पवन मुक्तासन करने से जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए पवन मुक्तासन और जितने भी आसन अभी हमने बताए हैं वो सारे आसन डायबिटीज़, अस्थमा, स्पाइन संबंधित, अपना कमर दर्द, घुटने दर्द और पीठ में दर्द, इस सारी समस्याओं के लिए जितने भी अभी योगासन बताए, ये हल्का फुल्का लाइट कोई भी कर सकता है, किसी भी एज में कर सकता है, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सब कर सकते हैं। अगर नीचे ज़मीन पे नहीं कर सकते तो पलंग पे करो, बिस्तर पे करो, सोफे का सहारा लो, पर कर लो। जरूरी नहीं है कि योगा मैट बिछा करके सुबह 6 बजे ही करना जरूरी है। हम तो हमारे शरीर के हिसाब से, हमेशा आसन हमारे शरीर के हिसाब से होना चाहिए। जैसे जैसे हमारे शरीर की क्षमता रहेगी वैसे वैसे हमें करना चाहिए। चलिए एक और आसन आपको बताता हूँ, भुजंग आसन, जिसका नाम आपने सुना हो। भुजंग आसन यानी कोबरा पेस, उल्टा लेट करके करते हैं पीठ के बल। दोनों हाथ शोल्डर के पास रखो, धीरे धीरे अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे। ये धीरे धीरे कोहनियाँ अपने पास रखो, शरीर के पास चिपका करके। ये इस पोजीशन में आपको 20 सेकंड होल्ड करना है। डायबिटीज़ के लिए, अस्थमा के लिए, कमर दर्द के लिए, पीठ में दर्द के लिए ये बहुत अच्छा आसन है। लेकिन 20 सेकंड होल्ड। धीरे धीरे वापस आ जाइए स्लो पोजीशन में, धीरे से करवट लेके उठ के बैठ जाइए। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खाना खाने के 3 घंटे बाद, क्योंकि खाना खाने के 3 घंटे बाद इसलिए कि जो हमारा पूरा खाना है वो आंतों में चले जाता है। अब आंतों में जाने के बाद हमारा स्टमक तो पूरा खाली हो जाता है, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। खाना रात को सोते समय करो एक बार, और सुबह जल्दी उठ के करो एक बार, तो हमें डबल बेनिफिट मिलेगा। ज़्यादा करने से मतलब नहीं है, 1-2 घंटे 3 घंटे करे जा रहे हो लेकिन रेगुलर नहीं है। ये आसन आप करो लेकिन रेगुलर करो तो आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसे कई बार क्या होता है कि हम 2-2 3-3 घंटे तक खूब एक्सरसाइज कर लेते हैं,
लेकिन अगले 1 महीने तक एक्सरसाइज होती ही नहीं है, फिर बंद हो जाती है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप 5 आसन करो, केवल 5 आसन, लेकिन वो लॉन्ग टाइम होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए, वो दिनचर्या में शामिल हो जाना चाहिए, उसका महत्व है। ज़्यादा करने से महत्व नहीं है। और हमारे शरीर के जो हिसाब से हर एज के हैं वो ये सारे आसन कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन आंसर के राउंड में, किसी को कोई क्वेश्चन आंसर हो तो आप पूछ सकते हैं, तो हम उससे बात। हाँ, हाँ, उसको जुम्बा का भी बोलते हैं, जुम्बा एरोबिक्स का नाम सुना हुआ आपने, फास्ट म्यूजिक पे एक्सरसाइज करते हैं। हाँ, अगर आप पूरी तरीके से फिट है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी तरीके से फिट हैं, आपको कोई रोग नहीं है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन आपको कमर दर्द है, लेकिन फिर वो नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि वो फास्ट हो रही है। हाँ, कर सकते हैं। हाँ, म्यूजिक से करने से क्या है, हमारे ब्रेन में डोपामिन केमिकल निकलता है, उससे हमें खुशी मिलती है। हाँ, हाँ, कर सकते हैं। नहीं, म्यूजिक रखो, म्यूजिक रखने से हम हमारे शरीर में ही रहेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। हाँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। होल्डिंग वाले करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। क्योंकि फायदा स्लो में होता है, आप फील करोगे, आपका मन वहाँ जाएगा, फास्ट में नहीं जाएगा। जब मन शरीर से जुड़ा हुआ रहता है उस पर्टिकुलर उस सेल्स, क्योंकि हमारे शरीर में हजारों लाखों करोड़ों कोशिकाएं होती है, तो उस कोशिकाएं तक हमारा मन जाना चाहिए। जब वहाँ तक मन जाएगा तो वहाँ तक रिजल्ट मिलेगा उस चीज़ का। हाँ, 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 बहुत बढ़िया। इससे क्या होता है, जो आपने बताया, बहुत अच्छी बात बताई। इससे होता है क्या है कि हमारे शरीर के अंदर हजारों लाखों करोड़ों कोशिकाएं होती है, वो हमारे शरीर में कोई भी रोग होता है उसको अपने आप ठीक करता है, उसको अपने आप ठीक करेगा। आपको कोई भी रोग होगा ना, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। ये, लेकिन वहाँ हमारे मन को ले जा करके उसको एनर्जी देना होती, हीलिंग जैसा आपने नाम दिया, हीलिंग, तो उसको हीलिंग करना पड़ेगा ना उस कोशिका को। अगर वो मन वहाँ गया और फिर हीलिंग हुई तो वो बीमारी ठीक हो जाती है। तो यही हीलिंग से हमारा पूरा शरीर, डॉक्टर के पास न जाते हुए भी अगर आप 3 महीने आसन का सही मार्गदर्शन में अच्छे योग टीचर या अच्छे योग थेरेपिस्ट के सामने आप करेंगे तो आप रिजल्ट मिलेगा आपको। जिन्होंने साइंटिफिकली बात करी हो, रिसर्च करा हो, फिर आसन कराए हो, तो आपको बीमारी से मुक्ति मिलेगी। एक्यूप्रेशर एक अलग फील्ड हो जाती है। हाँ, वो भी एक्यूप्रेशर तो मतलब बहुत फ़ायदा करता, नेचुरल चीज़ है। योग नेचुरल है, एक्यूप्रेशर नेचुरल, नेचुरोपैथी नेचुरल है, तो ये सब ठीक करता है रोगों से। क्योंकि डॉक्टर के पास में जाते हैं तो एलोपैथिक मेडिसिन हमारे शरीर को ख़राब करती है। खराब मतलब कि जहाँ हमें ज़रूरत पड़े, जैसे डायबिटीज़ है तो अब एलोपैथिक तो लेना पड़ेगी, बीपी है तो एलोपैथिक लेना पड़ेगी, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जरा सी सर्दी खांसी हुई, एंटीबायोटिक शुरू कर दी, तो वो हम योग से उसको ठीक करने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा होता है उसमें। हाँ। हम्म। हम्म। गैस एसिडिटी के लिए अगर हम आपको बताएं तो पहले, सबसे पहले अगर आप थोड़ा सा डाइट में चेंजेस कर लेंगे तो आपको वही रिजल्ट मिल जाएगा। आपको अल्कलाइन फूड लेना है, आपको एसिडिक फूड नहीं लेना है। अल्कलाइन फूड यानी आपको लौकी, गिलकी, कद्दू, टिंडा और तुरई की सब्जी खाना है बस, बाकी दूसरी सब्जियां बंद कर दो।
क्योंकि एसिडिक फूड खाएंगे तो एसिडी बनेगी, अल्कलाइन फूड खाएंगे तो आपको एसिडिटी नहीं बनेगी। मैंने बताया ना नाम आपको, एसिड जिनको, जैसे जैसे आपने भिंडी का नाम सुना, तो भिंडी एसिडिक फूड है, एसिड बनाती है। तो टमाटर भी एसिडिक फूड है, एसिड बनाता है। दाल भी एसिडिक है, आपको एसिड बनाएगा। ये सब चीज़ें भी, मतलब आपको जब एसिडिटी बनने लगे आपके शरीर में, तब आप इसका फॉलो करो। बाकी तो सब खाओ, अगर आपको सूट हो रहा है, गाजर भी सूट हो रहा है, टमाटर भी सूट हो रहा है, सबका अपना अपना काम है, अपना अपना वर्क है। लेकिन जब आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत एसिडिटी बन रही, तो 2-4-10 दिन के लिए आप इस फूड पे आ जाओ, और फिर वो वापस उस फूड पे, जैसे आपने हीलिंग का नाम दिया ना कि वो एसिडिटी वाली वो हीलिंग ठीक हो जाएगी, उसके बाद फिर आप कुछ भी खा लो। तो लेकिन जब रोग है, लेकिन रोग में सावधानी रखना, जैसे सर्दी हुई तो सर्दी हुई तो वही फूड खाना कि जिससे सर्दी ठीक हो जाए। अगर हम दूसरी चीज़ें खाएंगे तो वो, क्योंकि हमारा शरीर वात पित्त और कफ से चलता है, त्रिदोष, जो उसमें से कुछ भी प्रकृति में ऊपर नीचे हुआ तो हमारे शरीर में भी ऊपर नीचे होता है। उसके हिसाब से फूड लेना चाहिए, अल्कलाइन फूड या एसिडिक फूड, ये सारी चीज़ें। अगर आपको एसिडिटी वगैरह बहुत बनती तो दूध, उसको अवॉइड कर देना चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए अगर एसिडिटी बनती है तो। आपको म्यूकस के लिए, अगर म्यूकस आपको जमा है तो उसके लिए आपको जलनेति का अभ्यास करना चाहिए। वो इस नाक से पानी डालते हैं, फिर इस नाक से निकालते हैं, कुंजन क्रिया होती, 3 गिलास गर्म पानी पी करके वोमिटिंग करते हैं, वो एक कुंजन क्रिया होती है, तो वो भी कर सकते हैं। पानी अगर आपको एसिडिटी बन, नॉर्मल पानी, हाँ। अल्कलाइन फूड में लौकी, गिलकी, हाँ, खीरा खा सकते, पानी है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, अल्कलाइन फूड में आ सकता है वो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे गिलकी हो गई, लौकी हो गई, खीरा हो गया, कद्दू हो गया, तुरई हो गई, कद्दू, हाँ, बस बस ये ज़्यादा नहीं, बस इसी पे रहना आपको अल्कलाइन फूड पे, वो भी एक आध सप्ताह। उसके लिए भ्रामरी प्राणायाम है और ये सब कर सकते हैं आप, जैसे और फिर उसकी एयर वाली एक्सरसाइज अलग होती है। कब्ज रहता है तो उसके लिए अल्कलाइन फूड ही खाओ आप 1 महीने तक, और गर्म पानी पियो, नॉर्मल गर्म करके ठंडा कर लो, दिन भर वही बॉईल किया हुआ पानी पीना, आपको दूसरा पानी नहीं पीना है, तो आपका कब्ज 100% ठीक हो जाएगा। बस उसका ध्यान रखिए। ये 5 सब्जी जो मैंने बताई, इसका विशेष ध्यान रखो। कोशिश करें कि हमेशा पहली चीज़ तो बॉईल करके पानी रख लो और दिन भर वही पानी पियो, दूसरा पानी मत पियो। तो पानी से क्या, हमारे शरीर में 70% वाटर लेवल होता है, तो पानी का इफेक्ट बहुत जल्दी होता है। जैसे ही आपका पानी चेंज हुआ, आपके शरीर में चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। तो अपना पानी बॉईल कर लो, और बॉईल करने के बाद में दिन भर वही पानी पियो ठंडा करके, भले उसको मटके में डाल दो बाद में, कोई तकलीफ नहीं। सारा दिन में आप पानी पियो जितना आपके शरीर के मौसम के हिसाब से रहता है। जैसे बताने को तो मैं 5 लीटर बता दूं, लेकिन अभी ठंड का मौसम है तो आपको कम भी पियोगे तो चलेगा, लेकिन गर्मी में ज़्यादा पियोगे तो चलेगा। तो ऐसा नेचर के हिसाब से चलो, अपने शरीर के हिसाब से। वो पानी गलत होगा, उससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो पानी का बहुत बड़ा अपने आप में रोल है। तो हमेशा पानी को बॉईल करो और उसी को दिन भर पियो। नहीं, रेगुलर एनिमा नहीं लेना चाहिए, उसकी आदत हो जाएगी फिर आपको। फिर एनिमा के बगैर आपका पेट ही साफ नहीं होगा, तो फिर एनिमा कहाँ तक, मतलब इसकी आदत, किसी भी चीज़ की आदत नहीं होना, ये एनिमा की आदत नहीं होना चाहिए। ये महीने में या सप्ताह में एक बार ले लो आप, कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, नहीं, साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, पर उसकी आदत हो जाएगी ना, उसके बिना साफ ही नहीं होगा फिर। जैसे किसी किसी को हमारे ब्रेन में क्लॉक आ जाता है कि चाय पीने से ही हमारा मतलब होगा, तो वो चाय नहीं पिएगा जब तक काम नहीं होगा। किसी किसी का 2 गिलास गर्म पानी नहीं पिएंगे जब तक नहीं होगा। किसी किसी का तो कुछ भी नहीं है, ना चाय लगती है ना पानी लगता है, तो भी सुबह नींदें उनकी उसी से खुलती है। अगर आपको एसिडिटी बनती है, पेट मोटा है, वजन कम करना चाहते हो, तो दूध की बनी चीज़ें, केवल दही अमृत का काम करता है, और छाछ अमृत का काम करती है, और बाकी सब
अभी दूध को भी अवॉइड कर दे तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ दही ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह ले आप, रात को नहीं लेना है, सुबह ले सकते हैं। दही और छाछ तो अमृत का काम करती है हमारे आंतों के लिए, बहुत ठंडक रहती है हमारी आंतों में दही और छाछ से। लेकिन शक्कर नहीं, शुगर नहीं मिलाना दही में, विदाउट शुगर। दही तो 12 महीने 1 कटोरी खाना चाहिए, उससे हमारी पूरी आंतें ठंडी रहती है, रिलैक्स रहती है। छाछ नमक नहीं, केवल सिंपल दही सुबह, दही सुबह ही खाना चाहिए, सुबह ही अमृत का काम करता है। अगर आपको सर्दी जुकाम नहीं होता तो खा सकते हैं। अगर ऐसा लगता है कि दही खाने से सर्दी खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, तो कुछ समय के लिए अवॉइड कर दो। नहीं, कुछ नहीं, प्लेन दही। दही तो अमृत का काम करेगा, आपने कुछ मिलाया तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि गुड़ भी बनाया गया है। आप डायरेक्ट गन्ने का जूस पियेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन गुड़ तो बनाया गया है ना, तो वो तो एक आर्टिफिशियल हो गया, तो उसको बनाकर रिजल्ट मिलता है। नेचुरल, नेचुरल तो फिर गन्ने का जूस है, लेकिन गुड़ को बना दिया गया है। तो इसीलिए दही और छाछ लो आप, लेकिन आपको सर्दी खांसी और आपकी शरीर की तासील ठंडी है तो फिर वो आपको सर्दी खांसी करेगा, तो उस समय आपको दही मत खाओ, और गर्मी गर्मी में खाओ, फिर ठंड में और बारिश में मत लो। तो अपने शरीर के डॉक्टर खुद बने, सबसे अच्छा वही है। आपको क्या सूट कर रहा है, आपको लग रहा है कि दही से सर्दी खांसी हो रही तो तुरंत बंद कर दो 2-4 दिन। आपको लग रहा है कि बहुत एसिडिटी बन रही तो तुरंत दूध को बंद कर दो। आपको लग रहा है कि पेट साफ नहीं हो रहा है, 3-4 दिन हो गए हैं, तो अल्कलाइन फूड पे आ जाओ, एसिडिक फूड बंद कर दो। तो ऐसा अपने शरीर के डॉक्टर हमें खुद बनना पड़ेगा, नहीं तो फिर डॉक्टर तो है ही, दवाइयाँ तो लेनी ही पड़ेगी, फिर एलोपैथिक मेडिसिन एंटीबायोटिक हो रही है तो सब लेना ही पड़ेगा। हाँ, वेट लॉस के लिए अल्कलाइन फूड लो हमेशा 12 महीने, लौकी, कद्दू, गिलकी, बस। नहीं, खाना नहीं छोड़ना है, खाना खाना है, खाना कभी नहीं छोड़ना है। सेरोटोनिन, हाँ, ये हमारे ब्रेन में से केमिकल निकलते हैं। दोपहर का भोजन रात में नहीं करना, भोजन रात में तो बहुत हल्का लेना है, उसकी जगह आप दोपहर को ले लो। हाँ, हाँ सवेरे, क्योंकि इधर आपने 2-3 बजे 1 बजे खाना खाया, उसके बाद फिर आपने रात को हल्का फुल्का लिया, और फिर सुबह उधर आपको 3 बजे 4 बजे प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। अगर आपने रात को 8-9 बजे हेवी खा लिया तो उधर 3 बजे फिर पेट साफ होने में तकलीफ आएगी, फिर उसको भी मैनेज करना है। तो इसीलिए भी कम से कम 8-9 घंटे पहले अपने को भोजन करना है, क्योंकि अपन जल्दी उठते हैं। अमृत वेले उठना मतलब उसके लिए अपने को मतलब उसके 1 दिन पहले से तैयारी रखना पड़ती है। ऐसा नहीं कि अपन 12 बजे सो रहे हैं या 11 बजे सो रहे हैं या 1 बजे सो रहे हैं। कर सकते हैं, अगर जिनको मोटापा कम करना है वो करो, जिनको मोटापा कम करना है वो 12-16 घंटे का एक उपवास रख सकते हैं, उसमें बीच में बार बार खाते नहीं है, उसमें कोई खाने का रोल नहीं है बीच बीच में, तो उपवास रहेगा तो हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स को जो है वो आराम मिलेगा। आराम मिलेगा तो उसको टाइम मिलेगा वर्क करने का। नहीं तो अपन खाते रहेंगे तो वो तो मशीन चलती रहेगी, मशीन तो फिर बंद ही नहीं होगी। मशीन को बंद करने के लिए थोड़ा सा आराम देना पड़ेगा। तो सप्ताह में एक बार नेचुरोपैथी और योग तो ऐसा बोलता है कि उपवास करना चाहिए, एक टाइम का खाना छोड़ना चाहिए, उससे कि शरीर को आराम मिलता है, बस और कुछ नहीं है। साइंटिफिक रिसर्च की बात करें हम तो उपवास करना मतलब हम वो अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि हम सावन चल रहे हैं कि सोमवार का उपवास रख रहे हैं, नहीं। अभी हमको तो इसकी बात करना है कि हमको शरीर को आराम देना है, हेल्थ के हिसाब से उपवास करना जरूरी है। सप्ताह में एक बार आराम दे दो और सप्ताह में एक बार एनिमा ले लो तो भी चलेगा। वो मोटापा एक अलग टॉपिक हो गया माता जी, वो फिर घुटने के लिए एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगी। वो घुटनों के लिए अभी घुटनों के लिए बता देता हूँ आपको। तो दो घुटनों के नीचे क्या करना है, आपको तकिया रखना है। देखो घुटनों के दर्द के लिए, जिनका घुटना जाम हो जाता है, जिनके घुटने में स्टिफनेस है या गैप ज़्यादा हो जाता है या लुब्रिकेशन नहीं बन रहा, मिनिस्कस टेयर हो जाता है, थोड़ी सी गद्दी हल्की सी ज़्यादा चलने से फट जाती है अंदर से, हमें ध्यान नहीं रहता है, वो जैसे घुटना मोड़ो फिर सीधा करो तो फट जाती है, तो आवाज़ करती है, जिसको हम बोलते हैं घुटना आवाज़ कर रहा है।
लिटरल मिनिस्कस और मीडियल मिनिस्कस, ऐसे मिनिस्कस होते हैं जो फट जाते हैं अंदर से, तो वो हमें पता नहीं चल पाते हैं। हाँ, तो वो उसके लिए ये एक्सरसाइज जो मैं बता रहा हूँ ना, ये एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे। पहले तो घुटना दबाने वाली 10 बार। ये पेशा पीलो रखना है पीछे, वो ले लीजिए उधर वाला। ऐसा पिलो रखा और पिलो को दबाना है, दबाओ और होल्ड करना है 20 सेकेंड 10 सेकेंड, फास्ट नहीं। होल्ड करेंगे तो हीलिंग होगा, हीलिंग होगा तो ब्लड जाएगा वहां तक, सर्कुलेशन होगा। अगर फास्ट करेंगे तो नहीं। अब जैसे 10 सेकेंड होल्ड करा, फिर से करो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, रिलैक्स। ऐसा ऐसा 10 बार 15 बार 20 बार करना है। पहली एक्सरसाइज, रिलैक्स। अब ये तकिए को रखो एडी के नीचे, ये पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज, अब ये एडी दबाना है। अभी हमने घुटना दबाया था, अब एडी दबाओ, दबा के रखो। 9 8 7 6 5 4 3 2 1, रिलैक्स। फिर से दबाओ, एडी दबाओ। 9 8 7 6 5 4 3 2 1, रिलैक्स। ऐसा 10-15 बार, लेकिन होल्डिंग के साथ में। एक और एक्सरसाइज बता देता हूँ घुटनों के लिए, जिसने कि पूरी हैमस्ट्रिंग और घुटना एकदम आपका फिट रहेगा, कभी कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी। लेट जाओ, पंजे को अंदर करो राइट पैर का और ऊपर उठाओ 45 पे, बस। पंजे को अंदर खींच के रखो अपनी तरफ, इसको रोक करके रखना है। 9 8 7 6 5 4 3 2 1, रिलैक्स। ठीक है, बैठ जाइए। तो ये 3 एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो आपका घुटना हेल्दी रहेगा। घुटने में कभी कोई टेयर नहीं होगा, टेयर हो तो उसका दर्द हमेशा रिलैक्स रहेगा, दर्द बढ़ेगा नहीं उससे। तो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। चलिए, ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में बैठ के बाबा को याद करते हैं। धन्यवाद।